Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to our today's lecture on MPT English. नाम इसका हमने रखा है MPT English Made Easy. Let's hope and pray कि ये हमारे लिए easy रहे और इस में हम शामिल करेंगे lectures with practice. आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि एपिसोड 1 है ये हमारा और ये जो अभी कोई 20-25 क्वेश्चंस हैं जस्ट लाइक MCQs जैसे आपको आने हैं इंग्लिश के आपके MPT के एग्ज़ाम में, इसकी अगर PDF फाइल आपको चाहिए जो कि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी सॉफ्ट फॉर्म में, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको फ़ाइल आ जाएगी। वीडियो को पॉज करें, उस फाइल को मंगवा के अभी अपने तौर पे अटैम्प्ट करें, जो आपको लगता है कि जी कौन सा आंसर है वो अटैम्प्ट कर लीजिए। फिर आप इस वीडियो की तरफ दोबारा आइए और देखिए कि आपके आंसर्स क्या थे, आपकी परसेप्शन क्या थी और विद हिंट एक्सप्लेनेशन आंसर्स क्या थे। दिस विल बी वन वे ऑफ मेजरिंग योरसेल्फ। घर बैठे आप ये एक्सरसाइज ले सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं और मुझे तो आप जान गए होंगे, प्रोफेसर शफाकत तर्ज कर रहा हूँ जनाब की खिदमत में। और ये अगर आपको सूदमंद लगता है लेक्चर तो यकीनन आई एम श्योर आप बाकी दोस्तों तक पहुंचाएंगे। फ़ीस इसकी ये होगी कि आपने दुआ करनी है कि ये सीरीज़ हमारी 15 लेक्चर्स की है, ये 15 लेक्चर्स जो है ना वो MPT से पहले पहले हम कर लें। तो रोज़ाना की बेस पे आपने इसको जो है ना वो चलाते जाना है, दोस्तों तक भी पहुंचा दें। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि आपको जो है ना पता चल जाए कि जी नया एपिसोड जो है ना इसका आ गया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद MPT का हम सबको पता है कि ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है CSS के लिए जो कि 17 को होने जा रहा है, 17 नवंबर को, इसका ये सिलेबस मैं आप तक जो है ना वो पहुंचा दूं जनाब। सिलेबस आई एम श्योर आप लोगों ने पहले से सुन लिया होगा, देख लिया होगा। तो ये सब्जेक्ट वाइज हमारी डिवीज़न है जनाब, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न ऑफ मार्क्स। ठीक है, कुछ बच्चों को इसका भी नहीं अंदाज़ा होता, तो हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में ये तो हम देख लें। 20 नंबर हैं जी हमारे एथिक्स और इस्लामिक स्टडीज़ के। 20 नंबर ही हमें उर्दू के MCQs जो है ना वो, ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप जो पास पेपर्स हैं ना 1 पेपर के, उनमें जितने उर्दू के आए हैं उनको एक मरतबा अच्छी से रिवीजन कर लें, ये उसमें से 10-12 आपके क्लिक हो जाएंगे। फिर वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और कॉम्प्रीहेंशन, ये 50 नंबर का है। अगर इंग्लिश का पोर्शन आपका अच्छा हो जाता है तो यू स्टैंड वेरी मच सेफ। ठीक है, इसी के साथ अब देखें 60 मार्क्स जो कि सबसे ज़्यादा डिवीजन में मार्क्स हैं जनरल एबिलिटीज़ में हैं। इसमें आपको मैथ्स और बाकी लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वो देखना होगी, और जनरल नॉलेज जो कि आपका एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स पे है, ये भी 50 नंबर का है। तो नाउ यू नो कि जी किस चीज़ को हमने जो है ना वो देखना है। वैसे तो ये जितना भी है सारे का सारा दिस विल बी हेल्पफुल, सिवाय उर्दू के बाकी सारे का सारा हेल्पफुल होगा। आपके जो 20 मार्क्स की होती है ना जी MCQs, आपके ऑप्शनल्स में भी और कंपल्सरीज में भी, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा सम वे और द अदर। ओके, सो इफ वी आर डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टारगेट, जो कि क्या था जी, ये आंसर्स आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं, लगा लेने हैं। आई रिपीट कि यहाँ इस नंबर पे आप सेंड करके, बल्कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक ना कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाएगा। वो कम्युनिटी है CSS इंग्लिश विद प्रोफेसर शफाकत अली, जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। और ये पास पेपर्स जो हुए हैं उनमें इवेलुएशन का भी तजुर्बा रखा हुआ है, यानी एग्जामिनर के तौर पर पेपर बनाने और वो सारे का सारा। सो एक वसी तजुर्बे के साथ हम आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे। दुआ ज़रूर करनी है मेरे लिए आपने ना प्लीज़, बस यही फ़ीस है हमारी इस ऑनलाइन वेंचर की। और यस, हम इवैल्यूएशन वगैरह जो है ना वो भी ऑनलाइन भी देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो यू मोस्ट वेलकम। लेट्स स्टार्ट। काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन, ये फंक्शन का लफ्ज़ आपने याद रखना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है कि आइडेंटिफाई करिए काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये जुमला किससे शुरू हुआ है जी? कंसीडर फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, और इसमें है क्या बेसिकली, ये साथ साथ में जो है ना आपने देखते जाना है प्यारे बच्चों। लिखना ज़रूर है, नोट ज़रूर करना है, कोई भी नई चीज़ आपको लगती है। ये जो ऑनलाइन मीडिया है या ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं,
इतनी बड़ी इल्यूजन होती है कि बच्चा लिखता ही नहीं, बच्चा कहता है सुनने और देखने पे इक्तफा करेंगे। नो, यू हैव टू राइट इट डाउन, क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा था कि राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। तो एक अच्छे CSS एस्पायरेंट और एक आम पढ़े लिखे बंदे में यही फ़र्क होता है कि पढ़ा लिखा बंदा अन एग्जैक्ट बातें जो है ना करता है, पढ़ा लिखा आम पढ़ा लिखा जो बंदा, लेकिन जो CSS एस्पायरेंट होगा वो टू द पॉइंट बात करेगा, रेफरेंस के साथ बात करेगा, पढ़ी लिखी और सुलझाहट वाली और मुस्तनद बात करेगा। ठीक है, सो लेट्स राइट, लिखते जाना साथ साथ में। तो कहते हैं जी जहाँ कोई कमांड आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, एडवाइस आ जाए और सजेशन आ जाए या कोई प्रपोजल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जनाब वो कौन सी वाली टाइप है जी हमारी, वो है इम्पेरेटिव टाइप। ये हमारा आंसर है। ठीक है, सब्जंक्टिव मूड नहीं है। सब्जंक्टिव मूड आप में से 99% बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, ये हम आगे जाके करेंगे। इंडिकेटिव मूड कौन सा है और सिंपल सेंटेंस कौन सा है, इसकी भी आगे बातें हो जाएंगी, बट आंसर हमारा क्या है जी ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी न किसी किस्म की कमांड या रिक्वेस्ट जो है ना की जा रही है। इसके आमतौर पर इंडिकेशन हो जाती है फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, जैसे ये हैव मर्सी अपॉन अस, तो ये रिक्वेस्ट होगी ना जी, ये रिक्वेस्ट आ गई। तो जहाँ रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और ये सजेशन या प्रपोजल आ जाए तो हम उसको कौन सा कहते हैं जनाब, इम्पेरेटिव्स। जैसे ओपन द डोर, कम इनसाइड, गो अवे, गुस्से से अगर आप कहते हैं किसी को तो। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए, मे यू इंजॉय गुड हेल्थ। तो मे इन्वॉल्व कर रहा है किसको जी, प्रेयर को। ये याद रख लें, प्रेयर, विश, डिजायर या कोई कर्स अगर हो तो आप उसको क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अगर आप याद करें तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपने नरेशन में पढ़े हुए हैं जनाब। ठीक है, अब नरेशन पे आगे जाके बात करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं। तो ऑप्टेटिव्स कौन से होते हैं, जिसमें दुआ या कोई प्रेयर या विश या डिज़ायर किया जाए। इम्पेरेटिव का आपको पीछे पता चल गया ना जी कौन सा है। इंडिकेटिव की तरफ भी हम भी आते हैं, सिंपल सेंटेंस फिर वही आ गया। फिर आ जाए जनाब, अच्छा ये याद रखें कि जो फेडरल में पेपर होते हैं ना MCQs इंग्लिश के, उनमें ये ज़रूर सवाल पूछते हैं सेंटेंसेस की टाइप्स और काइंड्स। अच्छा फिर आ जाइए, एक और मिसाल आगे में, अल्लाह ब्लेस एवरीवन। ठीक है, ये दुआ भी होगी जनाब। तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, ये याद रखना है आपने। एक छोटी सी मैं बात करता चलूँ आपको यहाँ पर ना, कि अब ये ना, ये एक यस, इसके बाद है एक्सक्लेमेशन, और एक यस होगा इसके बाद आएगा कॉमा। तो दोनों के मीनिंग्स ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो यस है इसका मतलब है विद इमोशंस, इसमें इमोशनल या सेंटिमेंटल एलिमेंट आ गया। ये यस जो है ना नॉर्मल है, और ये एड्रेसिंग आप इसको कह सकते हैं जब आप मुखातिब हो के नॉर्मल वेज में, यस आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू फॉर दिस पार्टी। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नहीं आपने कहना कि नहीं जी एक्सक्लेमेशन आ गया है तो कॉमा नहीं आ सकता, या कॉमा आता है तो एक्सक्लेमेशन नहीं। लैंग्वेज इज़ वेरी वास्ट एंड वी हैव टू बी ऑन आवर टोस। फिर आइए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। तो वंस अगेन देख लीजिए जनाब, ये आ गया ये एक्सक्लेमेटरी, ये जो अभी हमने ऊपर बात की है ना, यस के बाद जो एक्सक्लेमेशन आ गई। फिर आ जाए जनाब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, हमें पता चल गया कौन से थे जी। इम्पेरेटिव्स का भी पता चल गया कौन से हैं। इंट्रोगेटिव्स का वैसे ही हम बचपन से ही जो है ना वो जानते हैं जनाब। ठीक है, ओके। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि यहाँ हमने क्यों लगाया, तो ऑब्वियसली जो दुआ होती है इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इमोशंस, तो उसमें भी आप वो चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और सेंटिमेंटल कंडीशन ऑफ द स्पीकर, ये हमने अभी भी बात कर ली है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आते हैं आगे और बात करते हैं जी, हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये उसकी भी एक एग्जाम्पल जो है ना वो आगे। आई वॉन्ट टू नो वट सॉर्ट ऑफ नेशन यू माइट वॉन्ट टू लिव इन। तो अब ये किस किस्म का जुमला है जनाब, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं जिसको हम, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होंगे जी, जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट आ जाए ये, या उसके अंदर कोई असर्शन यानी कोई आइडिया जो है ना वो आप पेश करते हैं। ओके, ही हैज प्लांटेड मेनी प्लांट्स इन दिस गार्डन या इन हिज गार्डन। सो
सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं ना जी, ना उसमें इमोशनल, ना उसमें जो है ना वो इंट्रोगेटिव, ना उसमें ऑप्टेटिव, ना उसमें इम्पेरेटिव, कुछ नहीं, सिंपल, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, असर्टिव सेंटेंसेस। ओके हो गया जी। ये हमने बात की थी प्यारे बच्चों, अगर मैं इधर ले आऊँ आपको वापस, तो ये थी फंक्शन के ऊपर। एक ये भी बहस चलती है, बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ सेंटेंसेस वर्सेस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो टाइप है वो स्ट्रक्चर को रिलेट करता है, किसको करता है जी, स्ट्रक्चर को, और जो काइंड है वो फंक्शन को रिलेट करता है। ये क्लियर होगी ना जी। ये बाकी दोस्तों को भी बता दीजिएगा, इर्द गिर्द जो दोस्त हैं ना जो कन्फ्यूजन में होते हैं उनको भी बता दें। और ये याद रखना है आपने, अच्छी बात, जो इल्म की बुनियाद पर आप दूसरों तक पहुंचाते हैं वो आपके इल्म का सदका होता है, और इल्म का सदका निकालते रहेंगे तो इल्म पाक हो जाएगा। इल्म पाक हो गया तो फिर जनाब इसमें बरकत आ जाएगी, बरकत आ गई तो फिर समझे रिटर्न भी पास, फिर इंटरव्यू की कॉल, और फिर एलोकेशन वाले मामला भी चलते रहेंगे। ठीक है, आ जाए जनाब। और ज़रा स्पीड बनानी है हमने, क्योंकि ये मैं नहीं चाह रहा बहुत लंबी वीडियो हो, क्योंकि आपका एक एक लम्हा जो है ना वो कीमती है। तो अगर हमें इस चीज़ की फ़िक्र है कि आपके लम्हात कीमती हैं, तो आपको भी फ़िक्र होनी चाहिए। ठीक है, आइए जी। द बॉय हु इज़ लीडिंग द परेड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर कुछ नया भी आ सकता है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। देखें, इसका आंसर है जी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैसे, अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसके साथ विद अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, रिमेन सिंपल इवन विद रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज कौन सी, जो रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के साथ जो शुरू होती है। ठीक है, तो ये अभी भी क्या है, ये सिंपल सेंटेंस ही, या में से अक्सर ने इसको क्या कहना था, कॉम्प्लेक्स, ये वाला, जबकि ये नहीं है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलिए। द रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड इज हर्स। ठीक है, तो ये रिलेटिव क्लॉज क्या करती है, अपने से पहले आने वाले नाउन को एक्सप्लेन कर देती है थोड़ा सा। ओके, सो इसको ज़रा गौर कर लेना, दोबारा से इसको आपने सुन लेना ताकि समझ में रहे। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। नाउ अब हम जो है ना उसकी तरफ आ रहे हैं, जो पहले आपके जहन में आ रहा था। यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज आ गई है। कौन सी क्लॉज आ गई है जी, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है जी, दे आर बिफोर दे आर हैच्ड। सो एक आ गया independent clause और एक आ गई dependent clause. A complex sentence is a sentence which with one independent clause and at least one dependent clause. Okay, it works best. ये आ गया जनाब independent clause. when के बाद आने वाली जो clause है वो होती है dependent. when you need to provide more information to explain, ये itself जो है ना उस कह लें एक्सप्लेनेशन को भी आप अगर देखें तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और मॉडिफाई योर सेंटेंसेस मेन पॉइंट। सो द फार्मर्स विल हैव वाटर द प्लांट्स बिफोर इट रेन्स, ये होगी डिपेंडेंट, और इससे पहले वाली जो है ना वो इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज मेक इट व्हाट, a complex sentence. Very good. फिर आ जाते हैं Mary ran fast but she could not catch John. तो इसमें ये याद रखना है आपने, but कंपाउंड सेंटेंस है जी हमारा। इसको पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि फैन बॉयज़ जो है ना, फैन बॉयज़, ये वाले फैन बॉयज़, जब भी ये आ जाएंगे फैन बॉयज़, और ऑब्वियसली दो ही इंडिपेंडेंट होंगे हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शायद पहली बार सुन रहे हों, तो इसको आप इस तरह से याद कर लें। ये जो भी फैन बॉयज़ का एक्रोनिम है ना, इससे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये जितने भी सारे हैं ये सब के सब कंजंक्शंस हैं, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अपने से पहले ये कॉमा भी लेंगे और अपने बाद ये एक कंप्लीट सेंटेंस यानी क्लॉज भी लेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन give equal emphasis to two independent clauses to create compound sentence. इसको हम क्या कहते हैं जी, compound. compound आपको पता है ना जी, दो चीज़ों के मिलने से। I like coffee but Mary likes tea. ठीक है, तो but आ गया जी फिर से ये वाला। ओके, आगे चलिए। When he got back they had wasted 2 days. तो once again
व्हेन आ गया ना जी, ऊपर हमने बात की थी, तो ये कौन सा है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शंस सिमेंटिकली एज अ टाइम क्लॉज, सिमेंटिकली एंड मीनिंग के एतबार से। जब टाइम आ गया किसी भी एक क्लॉज में तो समझ लीजिए कि वो क्या बन गई जी, डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गई, एक इंडिपेंडेंट आ गई, तो हम क्या करेंगे जिसको कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। फिर इसी तरह से है नेक्स्ट, लेट द वाटर रन। अब ये दी तो ठीक है, लेट का एल कैपिटल आना है, छोटी छोटी चीज काउंट करती है ना बच्चों, चाहे वैसे राइटिंग हो, प्रेसी हो, कुछ भी चीज। लेट द वाटर रन until it gets warm। तो once again आप देख लीजिए until आ गया जी, टाइम क्लॉज आ गई ना जी इसमें, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शन सिमेंटिकली एज अ टाइम क्लॉज। उस ऊपर वाले की एक और मिसाल आ गई। नेक्स्ट देख लीजिए नंबर 10, वी कैन मेक इनफ नॉइस until the sun goes down। तो अब जरा देख लीजिएगा इसमें, ये तो ऊपर वाली की मिसाल आ गई ना फिर से, हाँ ठीक है। नंबर 10 है जी, ही वॉज फीलिंग सिक और सेमीकोलन, ही वेंट टू द डॉक्टर। तो देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वॉज फीलिंग सिक, प्रेडिकेट, वेंट टू द डॉक्टर। तो जब आपके पास दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हैं और ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप इसको क्या करेंगे जी, कंपाउंड के नाम पे लेके जाएंगे। फिर आ जाए कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, ये तो हमने इसकी कर ली हुई ना बात। एग्जांपल देख लें, एग्जांपल जितनी भी हो कम है। ही आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट, आई गेव इट टू हिम। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ आप लोगों की खिदमत में। वो ये है कि जी जो हमारा कॉलन है ना, ये आपने उसी जगह लगाना है जहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही आगे, बल्कि इक्वल बात हो रही। तो अ कॉलन कैन बी रिप्लेस्ड विद फैन बॉयज। ऊपर याद है ना फैन बॉयज, नहीं तो रिवाइंड करके देख लीजिए। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है। बॉब हैड स्टॉप्ड इन द मार्केट बिफोर हिज वाइफ केम होम। तो वंस अगेन बिफोर आ गया बच्चों। तो बिफोर का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वॉज आउट स्टेशन। तो बिकॉज ही वॉज आउट स्टेशन, इसको हम क्या कह रहे हैं जनाब, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। ही वॉन द गेम बट माई यूनिफॉर्म वॉज मडी बिकॉज इट रेन्ड, सॉरी वी वॉन द गेम but my uniform was muddy because it rained the entire time। अब देखिए, independent clause, we won the game but my uniform was muddy, ये भी इंडिपेंडेंट। तो एक इंडिपेंडेंट इधर आ गया, एक इंडिपेंडेंट इधर आ गया, तो इसका मतलब ये बन गया कंपाउंड। जैसे ही कंपाउंड में आपके पास आ जाए बिकॉज, बिफोर, व्हेन, तो समझ लीजिए कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, जो कि हमारा ये वाला आंसर है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में एक, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक मिनिमम एक क्या होगी, डिपेंडेंट क्लॉज और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला। अ कंपाउंड क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, जो मैंने भी आपको कहा। व्हेन आई वेंट होम, ये देखिए डिपेंडेंट आ गया ना जी, व्हेन आ गया। Mary went to work, but John went to the party. Party हो रही है वो वाला। He was marking papers when his wife interrupted him। तो देखिए when आ गया ना जी बच्चों, ये वाला। तो ये याद रखें, अब आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए कि जी when आ जाए, फिर इसी तरह से while आ जाए, इसी तरह से because आ जाए। ये कुछ हिंट्स जो है ना आप ध्यान में रख लीजिएगा। बिफोर आ जाए, तो ये क्या बनाएंगे जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे ये सब के सब। ठीक है जी, ओके जी, आगे चलिए। अ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शन सिमेट्रिक। भाई कितनी बार बताना है, समझ आ गई हमें। आफ्टर शी हैड पुट लैम्ब चॉप्स इन द, आफ्टर आ गया बच्चों, ये भी इसमें जो है ना आप शामिल कर लीजिए, आफ्टर। ठीक है, ये इधर आ गया। आफ्टर शी हैड पुट लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर शी सेट टू ओपन द पैकेज। अच्छा, अब ये वंस अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब तो ये आपको वैसे समझ आना शुरू हो जाना चाहिए। फिर अ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज फंक्शन सिमेट्रिक। ठीक है, ये जाने दीजिए आप आगे।
अच्छा जनाब, नंबर 15 है बॉब विल हैव गॉन टू द लाइब्रेरी बिफोर ही कम्स टू द क्लास। तो वंस अगेन बिफोर आ गया बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स। तो इस एक्सरसाइज के बाद आपको ये जो फियर है ना ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कि वो कौन सी टाइप के हैं, कौन से जो है ना वो काइंड के हैं, तो वो आपको पता चल जाना चाहिए। आई हैव हेल्प्ड हिम टू डू द टास्क बिफोर द क्लास। ठीक है, फिर आ जाइए जनाब, इंस्ट्रक्शन क्या है, चूज द राइट ऑप्शन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे ना हम, सेंटेंस स्ट्रक्चर की। इफ इट डैश द ग्राउंड गेट्स वेट। अब ये याद रखना, ये फर्स्ट कंडीशनल है वैसे, और इसमें आमतौर पर ये होता है कि इफ़ के साथ आप, और ये अगर आप थोड़े सा तवज्जो से कर लेना तो आपके ऐसे राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो भी बेहतर हो जाएगा। इफ़ के साथ जब भी आपने प्रेजेंट लगाना ना बच्चों, हमेशा कॉमा लगाकर उसके साथ आप क्या करेंगे, फ्यूचर लगा देंगे जनाब। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उर्दू से जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अब इसमें तो आपने लगा दिया जनाब अगर, और साथ में आया हुआ है तो आपने उर्दू में तो लगा दिया, लेकिन इंग्लिश में तो नहीं लगाएंगे, यानी देन नहीं लगाएंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी, कॉमा होगी। उर्दू में तो, इंग्लिश में कॉमा, याद रहेगा। ओके, दूसरों को भी बता देना है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप पॉजिटिवली अपने लिए काम करें, बट दूसरों के साथ भी शेयर करते रहिए। सो इफ़ इट रेन्स, तो ये हमें बता रहा है ना ये कि जनाब, अच्छा अगर ये दोनों में प्रेजेंट आ रहा है, ये वाली बात भी सुन लीजिएगा, तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ। ठीक है, ये हमारा है टाइप वन यानी कंडीशनल वन। ये हमारा है जीरो कंडीशनल। ठीक है, तो जो जीरो कंडीशनल है उसमें दोनों प्रेजेंट में रहेंगे जनाब। ठीक है, रेंज भी प्रेजेंट में आ गया और गेट्स भी प्रेजेंट में आ गया। तो इसको रिवाइज कर लीजिए कि जो जीरो कंडीशन है, यानी वो बात ऐसे होनी ही होनी है, कंडीशन तो है ही नहीं ना उसमें। जीरो कंडीशन का मतलब नो कंडीशन के काम ऐसे ही होना है। ठीक है, अच्छा जी, ये जीरो कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द जनरल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स। बोथ क्लॉजेज आर डिस्क्राइब्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी, ये जरा नोट कर लें। इफ वी टच फायर वी गेट बर्न्ड। ध्यान से जरा फायर को हाथ में लगाना। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। ठीक है जी, जनरल ट्रूथ्स, साइंटिफिक ट्रूथ्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स विल ऑलवेज रिमेन इन द प्रेजेंट। अच्छा, फिर आ जाते हैं इफ स्टूडेंट्स डैश विद कीन इंटरेस्ट दे विल पास द एग्जाम। तो ये सारी की सारी जो है ना एक्सप्लेनेशन ये वाली यहाँ पर आप यूज कर लीजिए। ठीक है, सो ये आ गया प्रेजेंट स्टडी और दूसरा आ गया फ्यूचर। फिर कंडीशनल वन refers to possible condition and its possible result। वही कंडीशन और पॉसिबल। तो पॉसिबल कंडीशन क्या है प्रेजेंट में, रिजल्ट किस में है जी, फ्यूचर में। इफ आई गो टू हिम ही विल हेल्प मी। इफ शी न्यू द आंसर शी वुड विन। तो ये दूसरा आ गया जी हमारे पास। इसमें क्या होता है, टॉक अबाउट थिंग्स विच आर अनरियल नॉट ट्रू। और अब ये थोड़ा सा आपको जो है ना वो in the present or future things which don't or won't happen। ठीक है, जैसे कि इसको हम बेसिकली कहते हैं पास में ऐसे मामलात जो मुमकिनात नहीं हो सके, हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं जी, ये इफ के साथ आप लगा देंगे पास्ट सिंपल। ये कलर ठीक है ना, वैसे आंखों को तो नहीं पड़ रहा, पास्ट सिंपल ये कर लेते हैं, पास्ट सिंपल कॉमा प्लस इसके साथ आप लगाएंगे वुड। और वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, याद रखना है आपने। वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है इसकी जगह पर। ठीक है, सो पहला हिस्सा पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म, जहां भी आप देखें इफ के साथ तो कॉमा के बाद आप वुड और कुड और माइट की तरफ चले जाएं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दें। ठीक है, ये ऐसे में भी इसी तरह से आपने काम जो है ना वो करना है। फिर आ जाते हैं जी इफ ही डैश हार्ड he would have passed। तो would have का ताल्लुक हमेशा had से रहेगा, ये याद रख लीजिए, ये वाला had। यानी कि अगर if के साथ आपके पास क्या है,
हैड प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो उसके साथ आप फिर हमेशा क्या करेंगे, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, वो हम लगा देते। और वुड हैव, कुड हैव जब भी आएगा तो उसके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, मिसाल देख लीजिए एक और, इफ आई हैड वेटेड फॉर यू मोर आई वुड हैव मिस्ड द प्लेन। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशनल बात भी आपको बताता चलूं कि ऐसे जो जुमले हैं ना, ये जो हैड वाले, अगर आप शुरू में हैड लगा दीजिए यहाँ पर, ये वाला हैड, इसी जुमले को ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड आई वेटेड फॉर यू मोर, कॉमा, आई वुड हैव मिस्ड द प्लेन। याद रहेगा जी। तो देखें, हैड हमने बाहर निकाल दिया, जब हम हैड बाहर निकालेंगे तो बी मीनिंग वही वाले रहेंगे, सवालिया जुमला नहीं बनेगा, ये याद रखें। ठीक है, वैसे तो अगर मगर वाली सारी बातें सवाल में ही होती हैं, बट अपेरेंटली याद रखिएगा। फिर आ जाते इफ आई डैश यू आई वुड हैव बॉट। अब आपने यही याद रखना है कि भाई जो हमारे पास, ये बल्कि सुन लें, मिक्स्ड कंडीशनल is used to describe how an unreal condition in the present might have affected an unreal outcome in the past. The above sentence, present condition, past result, ये जो होता है, describes I am not you, so I did not buy the white shirt. ठीक है, in the past इसको आप क्या करेंगे जी, if it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, Maulvi Abul would have prayed to Allah for a pair of shoes for his umda. ठीक है, इसको मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। जहां पर भी अनरियल कंडीशन होगी, अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन यानी कि वैसा हो नहीं सकता होगा। मैं इसकी एक दो और मिसाल भी दे देता हूं आपको। रियल कंडीशन, वहां पर आप क्या करेंगे जी, जितने भी आपके पास है ना उनके साथ वर ही लगाएंगे। आई वर हो जाएगा, ही वर हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर भी वो वाला काम हमने जो है ना वो किया है। इफ आई वर यू आई वुड हैव ब्रॉट द वाइट शर्ट। तो चूंकि वो आप नहीं हैं, इसी वजह से अनरियल कंडीशन जो है ना वो कर रहे हैं। फिर इसका ताल्लुक ना और भी चीजों के साथ है, अगर हम उस पर भी थोड़ा सा टाइम लगा लें। दो लफ्ज याद रखें, एज इफ, एज दो, फिर दो और लफ्ज हैं, वुड, दैट। ठीक है, ये तीनों जब जब भी आप इस्तेमाल करें, इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, एज इफ ही, एज दो ही, वुड दैट ही, आएगा क्या जी इन सब के साथ, वर। और नाम आपने इसको याद रखना है देकर अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, जो रियल में पॉसिबल न था। फिर आ जाइए जनाब वही वाली, इफ वी हैड लुक्ड एट द मैप वी वुडंट बी लॉस्ट। तो ये मिक्स कंडीशनल है एक और, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ एन अनरियल कंडीशन इन द पास्ट माइट हैव अफेक्टेड एन अनरियल आउटकम। जैसे कि इफ आई हैड स्टडीड मोर, the condition is in the past, simple past, overall जो past है perfect का, I would be a doctor, the result of the condition is in the present। अब आप कहेंगे सर ये would के साथ present कैसे आ गया, तो would आता है probability के लिए, ठीक है, future के लिए नहीं आता, ये याद रख लीजिए। फिर आ जाते हैं propose that Suzanne। अब ये दिस इज वेरी वेरी, जो मैंने शुरू में ऊपर कहा था ना सब्जेक्टिव मूड, वो वाला, तो जहां पर लफ्ज आ जाए प्रपोज का, याद रखें वहां पर सब्जेक्ट कोई भी हो आपने लगाना है बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे टू बी क्या है, इन्फिनेटिव, टू गो क्या है, इन्फिनेटिव, ज्वाइन से पहले हम क्या लगा देंगे, टू, तो ये इन्फिनेटिव। तो जब जब भी हम इसको काट देंगे, टू को काट देंगे ना, तो ये बन जाएगा बेयर इन्फिनेटिव, बी, गो, ज्वाइन। क्लियर होगी बात। तो अब इसको हम क्या करते हैं, द प्रेजेंट सब्जेक्टिव इसको हम कहते हैं इज इन आइडेंटिकल टू द बेयर इन्फिनेटिव, ये बेयर इन्फिनेटिव फ्रॉम द वर्ब। बेयर इन्फिनेटिव यानी टू वाला
नहीं लगाना हमने इसके साथ, ठीक है। आई सजेस्ट, ये कुछ अल्फाज हैं, ये ज़रा आप वीडियो को रोक के ना अभी इनको 2-3 बार लिख लें, 4 बार लिख लें, ठीक है। इट मे बी यूज्ड फॉर नेसेसिटी नंबर 1, सजेशन नंबर 2, रिकमेंडेशन नंबर 3 और एडवाइस नंबर 4। सो आई सजेस्ट दैट शी स्टे, वैसे नॉर्मली शी के साथ क्या आता है, स्टेज, लेकिन सब्जंक्टिव प्रेजेंट में क्या आएगा जी, सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। एट होम विद हर इल मदर, ठीक है। ही लुक्स एज इफ, ठीक है। ऊपर हमने देखें किया था ना जी वर, तो वर कौन सी फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म, तो यहां पर भी हमने वही वाला सिला गया। ही लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर, वो प्रेजेंट में नहीं आएगा जनाब, ठीक है। वंस अगेन दिस इज पास्ट सब्जंक्टिव, इज अ टर्म यूज्ड in a class to express an unreal or hypothetical condition. We once again आ गया ना जी, unreal. The past subjunctive is primarily used in subordinate clauses that begin with as if or as though, ठीक है। और अगर इनसे पहले वो वाला मामला जो मैंने आपको कहा ऊपर नहीं, तो फिर वर भी लगा सकते। अगर was वर आ रहा है उसकी जगह है तो फिर वॉज नहीं वर आएगा, अदरवाइज पास सिंपल आएगा, यानी सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म तो आपको पता है ना जी, वो ही हो, शी हो, दे हो, सब के साथ जो है ना वो सेकंड फॉर्म ही आती है, उसमें कोई भी SEIES वाला या दूसरा तीसरा काम नहीं होता है ना, ठीक है। तो शी के बाद भी सेकंड फॉर्म ही आएगी न्यू, और दे के बाद भी सेकंड फॉर्म ही आएगी। सो अनरियल कंडीशन को याद रखना है। दे सजेस्ट आ गया जी, दे सजेस्ट दैट ही क्या आएगा जी, कम, फर्स्ट फॉर्म यहां पर विद देम। फाइनल है जुमला हमारा, ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। द प्रेजेंट सब्जंक्टिव इज आइडेंटिकल, ये हो गया ऊपर। इट्स अ हाई टाइम, अच्छा ये जो भी जितने भी बच्चे हैं ना एसे के लिए, ये मैं उनके लिए खसूसी तौर पे यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि जहाँ रिकमेंडेशन या सजेशन का पोर्शन आता है वहाँ ये बच्चे एग्जाम्पल के तौर पर ले तो लेते हैं, समटाइम अखबारात में भी पढ़े होते हैं। तो ये 2 तरह से लिखा जा सकता है ना, इट इज़ हाई टाइम। अगर तो आप इसको लिखते हैं ऐसे, इट इज़ हाई टाइम दैट, और आपने नया सब्जेक्ट ले लिया, तो ये कभी भी हम प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे, ये पास में लिखेंगे। इट इज़ अ हाई टाइम दैट द किड्स वर इन बेड, it is a high time that the government took right measures। ये मैं ज़रा ये लिखने लगा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के पीछे पढ़ना होता है ना हमने। it is high time, it is high time जी, मैं दोनों तरह से लिख दूँगा, to take quick and appropriate steps, ठीक है जी, to avoid this problem, जो भी आगे आपने लिखना है। लेकिन माय डियर फेलोज, अगर आप इसको इस तरह से करते हैं, लेट मी चेंज द कलर, ये इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट, और ये तो आपको पता ना पूरे स्पेलिंग लिखने, आपने कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखनी पूरे अपने ऐसे में, ठीक। कोशिश करें मैक्सिमम आप जो है ना वो, दैट द गवर्नमेंट टेक नहीं आएगा ऑब्वियसली, टुक आएगा, टुक क्विक स्टेप्स टू अवॉइड दिस इशू, बल्कि सॉल्व कर लें तो ज़रा डिक्शन के भी मीनिंग पूरे हो जाएं। टू सॉल्व दिस इशू, सॉल्व दिस इशू, ओके। आर यू नाउ वेल अवेयर ऑफ दिस? अगर हाई टाइम के फ़ौरन बाद प्रेपोजिशन लगा लिया है, सब्जेक्ट नहीं लगाया, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट लगा दिया है जस्ट लाइक दिस, दैट द गवर्नमेंट, तो फिर आपको इसकी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। उर्दू में अगर बोलेंगे ना कि यही वक्त है जब गवर्नमेंट को सही इकदामात और जल्दी जल्दी इकदामात करने चाहिए, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है ना वो शुड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जिसकी वजह से इट कुड बी अ प्रॉब्लम। सो ये सब्जंक्टिव मूड जो है ना ये भी हमने देख लिया। तो हमारे अभी के लेक्चर में हमने बातें की, कोशिश की कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस,
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस प्लस जो कंडीशनल्स हैं उनको हम किस तरह से लेकर के चल सकते हैं। इसको रिवाइज कर लीजिए। आई रिपीट कि आप इस टेस्ट की कॉपीज़ हासिल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, या डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है उसका लिंक कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहाँ पर भी आप जो है ना हाजिरी लगवा सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द एपिसोड 2। दुआ करनी है और दुआ में याद रखना अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी हमें अता करे। फ़ी अमानिल्लाह।